हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, अपना चैप्टर 3 चल रहा है और मुझे उम्मीद है आप चैप्टर 3 को मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे 3.4 से धातुओं की प्राप्ति। बच्चों, जैसा कि हम धातुओं के गुणधर्म पढ़ चुके हैं, अब हम ये पता लगाएंगे कि धातु आखिर मिलते कैसे हैं। हमने धातुओं के इतने सारे गुण पढ़े कि धातु ये होते हैं, धातु वो होते हैं, तो ये धातु होते कहाँ हैं और कहाँ से मिलते हैं हमें। तो बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। बच्चों, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। पृथ्वी की संरचना आपको पढ़ाई थी, तो पृथ्वी की संरचना में एक भूपर्पटी संरचना होती, बाहर की परत पृथ्वी की, उसमें सारे धातु होते हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी में पाए जाते हैं ना, उनको डायरेक्ट धातु नहीं कहते, उनको पहले खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी पृथ्वी से जो निकलते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन किसी किसी खनिज में क्या होता है, धातु ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसे लगता है कि इसमें तो धातु ज़्यादा है और कचरा कम है, तो उसको अयस्क कहते हैं। तो अयस्कों से ही धातु निकलते हैं। अब अयस्कों से धातु कैसे निकलते हैं ये पढ़ेंगे। 3.4.1 धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब धातुओं को अब अयस्क से निकालते कैसे हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। यानी कुछ धातुएं तो स्वतंत्र ही मिल जाती हैं और कुछ होती हैं अपने यौगिकों के रूप में। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो हमने सक्रियता श्रेणी देखी थी ना बच्चों, उसमें जो सबसे नीचे धातुएं थी वो तो स्वतंत्र ही मिल जाती हैं, क्योंकि किसी से अभिक्रिया तो करती नहीं है वो। उदाहरण के लिए गोल्ड यानी सोना सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे था। चांदी, प्लैटिनम, कॉपर यानी तांबा, ये तो सारे स्वतंत्र अवस्था में भी मिल जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जल्दी से किसी से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, पानी से भी अभिक्रिया ये कर लेती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, फेरस और पीबी आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। बच्चों, ज़्यादातर धातु जो होते हैं ये ऑक्साइड के रूप में अपने अयस्क में पाए जाते हैं, क्योंकि मेन तो ऑक्सीजन होती है जिससे अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता और पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। धातु के ऑक्साइड क्यों बनते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और अभिक्रियाशील भी है, इसलिए सारे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड अक्सर बना लेते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। यानी ये जो सक्रियता श्रेणी है बच्चों, ये चित्र 3.9 को देखिए। ये जो सक्रियता श्रेणी है इसमें जो ऊपर की धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील हैं, बीच में मध्य क्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील यानी ऊपर की धातुएं।
प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। ये बच्चों जो सारणी है चित्र 3.10 अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अयस्क से धातु तक बनने का पूरा चार्ट बताया गया है कि कैसे अयस्क से धातु बनते हैं। 3 तरह की धातुएं बताई, पहली उच्च अभिक्रियाशील, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील और तीसरी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो बच्चों गलित धातु का विद्युत अपघटन, उच्च अभिक्रियाशील की जो धातु होती हैं उनको विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु बनाया जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को चाहे वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में हो, तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होंगी। कार्बोनेट मतलब कुछ धातु जो है कार्बोनेट बना लेती हैं, तो उनका निस्तापन करते हैं, निस्तापन करके उनके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और अगर सल्फाइड के रूप में है तो उनका भर्जन करते हैं, उनसे भी धातु के ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं, यानी कि उससे ऑक्सीजन फिर हटाते हैं और फिर धातु का शोधन करते हैं। इसी तरह निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं ये सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं, इनका भी भले भर्जन करते हैं, फिर उससे धातु और धातु से परिष्करण यानी शुद्ध करना। तो बच्चों ये कुछ चरण थे धातु अयस्क से धातु बनाने के काम आते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क उसे कहते हैं जो पृथ्वी की सतह होती है भूपर्पटी, उसमें जैसे मिट्टी के ढेले होते हैं वैसे ही अयस्क होते हैं, उसमें कुछ धातु होती है और कुछ कचरा होता है, तो उससे धातु निकालना पड़ता है। अब है 3.4.2 अयस्कों का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण का मतलब है अयस्क होते हैं, अयस्क से अशुद्धि निकाल दो और उसमें धातु की मात्रा जिससे वो बढ़ जाएगी। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पृथ्वी से ही धातु निकलते हैं और धातु अयस्क के रूप में निकलते हैं, तो इन अयस्कों में मिट्टी भी होती है, रेत भी होती है और बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। गैंग शब्द सुना है ना आपने, गुंडों के लिए प्रयोग होता है ना गैंग बम्बई में, तो ये वो वाली गैंग नहीं है बच्चों, ये गैंग है मिट्टी और रेत की, अशुद्धियों की गैंग है ये। अब है धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क और गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। यानी कि अब अयस्क है उससे गैंग को हटाना है तो ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा हम तरीका अपनाएं। अब है 3.4.3 सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। यानी सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे गोल्ड और सिल्वर जी धातुएं थी वो कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिनाबार, HGS, मरकरी का एक अयस्क है। यानी मरकरी यानी पारा जो होता है ना बच्चों, इस पारे के अयस्क का नाम क्या होता है? सिनाबार, HGS। तो बच्चों ये ज़रूर से आप 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, इसको याद कर लेना कि मरकरी के अयस्क का नाम बताइए, वह HGS। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यानी S हट जाता है, इससे सल्फर और क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन भी हट जाता है और मरकरी बन जाता है। इसका समीकरण इस तरह से होगा बच्चों, 2HgS प्लस 3O2। यानी HgS है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो इसका रासायनिक समीकरण ये होगा तापन। इसको तापन यानी गर्म किया तो 2HgO यानी सल्फर हटके ऑक्सीजन लग गई और प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको और तापन किया तो HgO जो था, ये जो HgO बना था
ये HgO और गर्म करने पर खाली Hg यानी पारा बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हट जाएगी। ये अभिक्रिया होती है मरकरी से, पारे से अपना ऑक्सीजन हटाने की। अब है इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड CuS जो होता है के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। यानी तांबा जो होता है हमें Cu2S के रूप में मिलता है, तो कॉपर सल्फाइड के रूप में जो मिलता है इसको हम ऐसे ही गर्म करेंगे तो ये अपना कॉपर शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। इसकी ये दो समीकरणें हैं, इनको देख लेना बच्चों। Cu2S प्लस O2 3O2 एरो तापन 2Cu2O प्लस 2SO2 Cu2O प्लस Cu2S तापन 6 कॉपर प्लस SO2। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वही बात कहूँगी, जो बच्चे नए देख रहे हैं वो पहले के वीडियो अवश्य देख लें, और जो बच्चों पहले से देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। हर बार ही बच्चों जब वीडियो देख लें तो आप इस पर लाइक का बटन दबा दें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दें, औरों को शेयर भी करें। ऐसा करने से बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना कार्य और भी अधिक प्रोत्साहन से कर पाती हूँ। 3.4.4 सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। यानी मध्य में जो धातुएं होती हैं वो उनके नाम है आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अब ये ज़्यादा अभिक्रियाशील भी नहीं होते और कम भी नहीं होते, मध्यम होते हैं। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदलना आवश्यक है। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई धातु सल्फाइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है तो उसको हम क्या बना देते हैं, धातु ऑक्साइड बना देते हैं। फिर धातु ऑक्साइड बनते ही गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप ही उड़ जाती है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं, इसका 1 नंबर का प्रश्न आता है। क्या प्रश्न होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को ही भर्जन कहते हैं। यानी पहले तो वो सल्फाइड होता है अयस्क, उसमें सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन जोड़ने को ही भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं अगर उनको हम वायु में गर्म करें तो ये भी ऑक्साइड बन जाते हैं और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन और निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। भर्जन 2ZnS प्लस 3C3O2 एरो तापन 2ZnO प्लस 2SO2। निस्तापन ZnCO3 एरो तापन ZnO प्लस CO2। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। यानी ZnO जो बना, इसको अगर हम कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और Zn अलग हट जाएगा। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। हमने पहले ही पढ़ा था ना, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन यानी कोयला का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं
जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। 3MnO2 प्लस 4 एल्युमिनियम एरो 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस ऊष्मा, यानी कि ये जो Mn2 था, MnO2, इसको एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई तो ये Mn अलग हो गया और ऑक्सीजन किसने ले ली, एल्युमिनियम में ले ली। तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या निकलती है, अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, यानी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है ये कि इसमें धातुएं भी कैसी हो जाती है, गलित अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती हैं। वास्तव में आयरन है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। पटरी में अगर दरार पड़ जाती है या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए जो लोहा है, लोहे को उसमें गलित अवस्था में भरा जाता है, बाद में वह ठोस हो जाता है। इसकी अभिक्रिया आती है Fe2O3 प्लस 2Al यानी एल्युमिनियम एरो 2Fe यानी आयरन प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। ये चित्र था बच्चों 3.11 का। रेल की पटरियों को संधित करते यानी संधि करना यानी जोड़ना के लिए थर्मिट प्रक्रम, ये थर्मिट प्रक्रम बना रहे हैं, इससे रेल की पटरियाँ जुड़ रही हैं। तो बच्चों आज का पाठ यहीं तक की है और आपने अच्छे से अभी धातुओं का शोधन प्रक्रम समझ लिया होगा। अब आगे 3.4.5 से अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें बच्चों। इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, बस आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, देखते देखते लाइक बटन दबा दीजिए। तो बच्चों अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बच्चों। बाय बाय बच्चों।